अभी तक आपने सुना, तुम वही पहली लड़की हो जिसने मुझे सही और गलत का अंतर सिखाया है। तुम पर ही आकर मेरी तलाश ख़त्म हुई है। तुम्हारी आंखों में देखकर मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ मुझे नहीं जानना है, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ होगा वो वजह बनना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी का पल एक याद बनाकर अपने दिल में बसाना चाहता हूँ। अब आगे अंजलि की कही हुई एक एक बात उसके कानों में अभी भी गूंज रहे थे। वो उसके दिल में छिपे हुए दर्द को अब भी महसूस कर सकता था, क्योंकि जितना प्यार अंजलि ने रेयान से किया था उससे कहीं ज़्यादा उसने भी उसे चाहा था। लेकिन उसकी एक गलती ने दोनों की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। जेल में बैठा हुआ रेयांश अपने मन में ना जाने क्या क्या सोच रहा था, लेकिन उसके होठों पर एक ही नाम था, अंजलि। उसे देखने के बाद तो उसके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। ना जाने कैसे उसने अपने दिल को संभाला था। वो खुद से ही सोचते हुए कह रहा था, आज पहली बार की तरह तुम्हें जब अपनी ओर आते हुए देखा तो मुझे कॉलेज का पहला दिन याद आ गया। तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा था और तुम्हें देखते ही मैं दिल हार बैठा। तुम्हारा मुस्कुरा कर मुझे देखना मेरे दिल पर जैसे किसी ने तीर चला दिया हो और मैं घायल होकर वहीं गिर गया। उसका पहली बार मेरा नाम लेकर पुकारना, किसी बहाने से मेरा हाल चाल पूछना, और उसके पूछने से मैं कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन जी उठता था जैसे मुझ में बहुत हिम्मत बढ़ गई हो। मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। हर तरफ उसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखना। मैं बदल रहा था। मैं पहले वाला रेयांश नहीं रहा। शायद इसे ही प्यार कहते हैं, लेकिन अब सालों बाद उसे इस तरह देखकर मेरे अंदर फिर से हिम्मत आ गई। उसकी आंखों में मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वो मुझ पर तरस खाकर मेरी हालत को देखने आई थी। अब वो मेरी नहीं रही। कभी सोचा भी नहीं मैंने कि उसे किसी और का होते हुए कैसे देखूंगा। हिम्मत नहीं हो रही है मुझे उससे ये कहने का कि अंजलि, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? ये हक भी मैं खो चुका हूँ मैं, लेकिन अपने ख्यालों से कभी नहीं निकल पाया। वो दिन आज भी याद है मुझे जब मैंने छोड़ा था, और आज का दिन कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। शायद मेरी यही सजा है कि मैं तुम्हें किसी और की बाहों में देखकर तड़पता रहूं। और ये सब सोचते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। जो इंसान पर्दे पर सबको प्यार कैसे निभाया जाता है, कैसे पाया जाता है, आज वो सच में अपना प्यार हार गया। कहानी में यहीं से एक नई मोड़ आ गई थी। अयान चाह कर भी अपने दिल की बात अंजलि से कह नहीं पाया। अंजलि के ख्यालों में किसी और का बसेरा था। रेयांश को अपनी गलती का एहसास भी, और उसे अब भी अपने दिल में बसाए हुए था कि कभी तो अंजलि उसे माफ़ कर उसे इस तरह से नफ़रत की निगाहों से ना देखे। कार में आंखें बंद किए हुए अंजलि अपने हाथ उसके हाथों के ऊपर से हटाते हुए बोली, तुमने कुछ कहा क्या? क्यों, तुम्हें ऐसा एहसास हुआ कि मैं कुछ कह रहा हूँ? हाँ, नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा अयान, अब तो कहीं नहीं जा रहे हो ना तुम? क्योंकि अब से मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें नींद आ रही है क्या? नहीं, बल्कि अब तो मेरी आंखें खुल गई हैं। जल्दी घर चलो, मुझे आरव की चिंता हो रही है अयान। मैं पहले ही लेट हो गई थी और अब लेट नहीं करना चाहती हूँ। चल तो रहे हैं ना। कुछ ही देर बाद दोनों घर आ चुके थे। अंजलि कार से उतरकर घर के अंदर जा रही थी कि तभी कोई लेडी उसे पीछे से आवाज़ देते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी। वो पीछे मुड़कर देखती है। एक 45 साल की लंबी सी और गोरी सी सिल्क साड़ी में लिपटी हुई, लेकिन चेहरे पर टेंशन और उदास नज़र आ रही थी। वो उनके पास आते हुए बोली, आई एम सॉरी मैम, क्या आप मुझे बोल रही हैं? आप एडवोकेट अंजलि दीक्षित है ना, जिसने मेरे बेटे का केस लेने से मना कर दिया है, क्योंकि आपको भी लगता है कि मेरा बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। मीडिया वालों का तो काम है बढ़ चढ़कर बातें बनाने की, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है। वो अपने मन में, ये रेयांश की मॉम सुनंदा कपूर है, ये मुझसे मिलने आई हैं। वो दोनों हाथों को जोड़े हुए थी, तो अंजलि उनका हाथ पकड़ती हुई बोली, आंटी जी आप प्लीज़ इस तरह हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा ना करें। आप मुझसे बड़ी हैं, पहले आप मेरे साथ अंदर चलें। वो उन्हें अपने साथ अंदर ले जाती है। अयान भी उनके पीछे पीछे आता है। आरव अपनी मॉम को देखकर उससे लिपट कर बोला, मम्मा आपने इतनी देर क्यों लगा दी? कहाँ थी आप? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। इतना कहकर वो मुंह फुलाकर दूसरी तरफ मुड़ गया। उसे इस तरह देखते हुए अयान मुस्कुराते हुए बोला, आरव आप मुझसे भी बात नहीं करोगे?
वो मुस्कुराते हुए उसके गले लगते हुए बोला, अयान अंकल आप कब आए? और मैं आपसे भी गुस्सा हूँ, इतने दिन से आप मिलने क्यों नहीं आए? अंजलि अपने बेटे को अपने सामने करते हुए बोला, बेबी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मम्मा को काम भी तो करना होता है ना। आपने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था कि आप मम्मा से ऐसे रूठेंगे नहीं? आप तो मम्मा की जान हो ना, तो फिर ऐसा क्यों बेबी? वो अपनी मम्मा के गले में लग कर बोला, आई एम सॉरी मम्मा। सॉरी अयान अंकल। अयान उसे गिफ्ट बॉक्स देते हुए बोले, ये गिफ्ट मेरे आरव के लिए। वो गिफ्ट बॉक्स लेकर उन्हें थैंक यू बोलता है और वहाँ से अपने रूम की ओर चला जाता है। सुनंदा जी माँ बेटे के प्यार को देख रही थी कि अंजलि उन्हें बैठने को कहती है। वो बैठते हुए बोली, तुमने क्या डिसीजन लिया है बेटा? तुम भी तो एक माँ हो ना, तुम्हें तो पता है एक माँ को कितनी तकलीफ़ होती है जब उसके बच्चे तकलीफ़ में होते हैं। आंटी जी कॉफ़ी लीजिए पहले, मैंने मिस्टर नील को पहले ही बता दिया है, मैं ये केस लेने के लिए तैयार हूँ। आपको शायद पता नहीं है आंटी जी, लेकिन मैं कभी भी झूठ का साथ नहीं देती हूँ। मुझे झूठ से और धोखे से सख्त नफरत है। ऐसे लोगों को मैं अच्छे से पहचानती हूँ। मैं आपके बेटे को सही सलामत उसे झूठे आरोपों से बरी भी करवा दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। थैंक यू सो मच बेटा, मुझे अब यकीन हो गया है कि मेरे बच्चे की तुम कुछ नहीं होने दोगी। अब मैं चलती हूँ। ओके, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। उन्हें बाहर तक छोड़ने के बाद अंजलि अयान के पास बैठकर उस केस के बारे में डिस्कस करने लगी कि तभी विद्या जी उन दोनों को ऐसे साथ में देख कर आते हुए बोली, अयान तुम कब आए बेटा? वो उनके पांव छूते हुए बोला, आज सुबह ही आया था, लेकिन आप कहाँ थी? मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। माँ निम्मी दी काफ़ी बनाकर दे चुकी हैं, आप बैठिए, मैं आरो के कमरे में जा रही हूँ। अंजलि वहाँ से आरो के कमरे में आती है। वो देखती है आरो अयान के दिए हुए टॉयज से खेल रहा था। वो पीछे से आवाज़ देते हुए बोली, टॉयज पसंद आया ना? हाँ मम्मा, आज आपको टीचर ने कॉल किया था क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ था स्कूल में? वो मिनी की मम्मा और पापा उससे मिलने आए थे, आज पेरेंट्स मीटिंग थी इसलिए, लेकिन आप नहीं आई ना? सॉरी बेबी, मुझे पता नहीं था ना, इसलिए। वो अपने बेटे के साथ बात करने में बिजी थी। बाहर विद्या जी अयान से मुस्कुराते हुए बोली, तुमसे मैंने कभी पूछा नहीं कि कौन है वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अंजलि शादी कर ले, क्योंकि उसे अकेले इस तरह और नहीं देख सकती हूँ मैं। उसके बेटे के लिए भी अच्छा होगा, इसलिए मैं मैरिज ब्यूरो गई थी उसके रिश्ते के सिलसिले में। ये सुनते ही अयान थोड़ा सा सैड होते हुए बोला, मैरिज ब्यूरो? क्यों आंटी? अगर अंजलि को पता चला तो क्या? वो सारी उम्र ऐसे ही अकेली तो नहीं रह सकती है ना। उसके अतीत में उसके साथ बहुत बुरा हुआ, तब से उसने खुद को बदल दिया, लेकिन मेरी अंजलि को मैं जानती हूँ, वो आज भी अंदर से वही है, वो कभी बदली ही नहीं। आज भी रातों को मैं उसे उस इंसान की याद में रोते हुए देखती हूँ। सबसे मुस्कुराकर बात करने वाली मेरी बेटी कोर्ट रूम में केस को लड़ते हुए जब उसे देखती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो अपने आप से लड़ रही हो, खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हर बार वो केस तो जीत जाती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को सहन करते हुए वो खुद को हार गई। उस एक इंसान ने मेरी बच्ची के होठों की मुस्कान छीन ली। अब और नहीं उसे ऐसे घुटते हुए देख सकती हूँ। उसकी इस फीकी सी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरना चाहती हूँ। कोई तो ऐसा ज़रूर होगा जो उसे और उसके बेटे को सारी खुशियाँ दे। अयान उनकी बातों को सुनकर उठकर खड़ा हो गया और थोड़ी सी उदास होकर बोला, आंटी जी रात होने वाली है, मैं चलता हूँ, कल पुलिस स्टेशन भी जाना होगा हमें, बाय। अयान वहाँ से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में ना जाने कौन कौन से ख्याल आ रहे थे। अयान विद्या जी की बातें सुनकर थोड़ा सा परेशान हो गया था। वो सीढ़ियों से उतरते हुए सोच में डूबा हुआ था। वो अपने से बड़बड़ाते हुए कहा, विद्या आंटी क्या सच में अंजलि की शादी के बारे में सोच रही है? तो फिर मेरा क्या? मैं उसे कैसे कहूँ अपनी दिल की बात? उससे कहने में ही मुझे डर लगता है, पता नहीं उसका रिएक्शन कैसा होगा। ओ गॉड, अब मैं क्या करूँ? इधर अंजलि अपने बेटे के रूम से बाहर आती है और अपनी माँ को अकेले बैठा हुआ देखकर पूछती है, माँ अयान कहाँ गया है? वो चला गया, अभी तुरंत ही घर से निकला है। बेटा तुम उसे बुला लाओ। अच्छा वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, मैं उसे बुला कर लाती हूँ, आज वो डिनर हमारे साथ ही करने वाला है। अंजलि अपने बालकनी से नीचे देखती है तो अयान उसे खोया हुआ सा नजर आता है।
वो उसे आवाज़ लगाते हुए बोली, अयान कहाँ जा रहे हो? वापस घर के अंदर आ जाओ जल्दी से। वो खोई हुई आवाज़ में बोला, मैं घर जा रहा हूँ, कल बात करते हैं। वो गुस्से से डांटते हुए बोली, तू घर के अंदर वापस आ रहा है या फिर तुझे लेने मैं आऊँ? बोलो। अगर मैं आ गई ना अयान तो तेरी सारी उदासी एक पल में उतार दूँगी, समझे? चल घर के अंदर आ। फिर उसकी ओर देखते हुए वो अपने आप से बोली, ये तो सच में उदास लग रहा है। वो उसकी बातें सुनते हुए कुछ नहीं बोला तो अंजलि उसे फिर से आवाज़ देती है, मैं आ रही हूँ, तुम वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ। वो अंदर आता है। अंजलि उसका हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है और उसे घूरते हुए पूछती है, ओए मजनू, क्या हुआ तुझे? ऐसे देवदास बनकर क्यों जा रहा था? क्या हुआ तेरी किसी चंद्रमुखी या फिर पारों ने तेरा दिल तोड़ दिया है? ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है तुमने? किसी ने कुछ कहा है क्या? सीरियसली मुझे कभी कभी ये समझ नहीं आता है कि क्या तू जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा? देख यार, मेरी बात मान, किसी एक लड़की से प्यार क्यों नहीं कर सकता है तू, और उससे शादी कर ले। मेरा यकीन मान, तुझे सारी खुशी उसी एक ही लड़की से मिलेगी। कोई तो ऐसी होगी जो तेरे लिए बनी होगी। वो उसकी बातों को सुनकर विद्या जी की ओर देखते हुए अंजलि से बोला, मेरी नज़र में एक ही लड़की है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो लड़की मुझसे प्यार नहीं करती है। क्यों? ऐसी कौन है जिसे तुझे इनकार करने की हिम्मत हो? तू जिससे प्यार करेगा ना वो बहुत ही लकी होगी। मेरी बात मान, उसे अपनी दिल की बात बता दे। सच में बोल दूँ अपने दिल की बात, लेकिन उससे पहले डिनर कर लें। देख घड़ी की और कितना टाइम हो चुका है। मेरा आरो भी डिनर करके सो गया है। माँ आइए, मैं डिनर लगाती हूँ। वो किचन के अंदर चली जाती है तो विद्या जी अयान से मुस्कुराती हुई बोली, तो उससे कब तक अपने दिल की छुपाएगा? कह क्यों नहीं देता है जो तुम्हारी आंखें कहती हैं? कोई भी तुझे उसके साथ देखकर बता सकता है कि कितना प्यार करता है तू उससे। वो हैरानी से उनकी ओर देखने लगा और अपने मन में सोचते हुए बोला, आंटी को कैसे पता चला मेरे दिल की बात? तभी अंजलि सबके साथ बैठकर डिनर करने लगी। कुछ देर बाद डिनर हो चुका था। विद्या जी अंजलि से कहती हैं, अंजू तू अयान को नीचे तक छोड़ दे। बेटा वो तुझे घर छोड़ने आया था। ये कोई बच्चा थोड़े है ना माँ जो भूल जाएगा। अब मेरी शक्ल मत देख। अच्छा चल, तुझे घर तक छोड़ देती हूँ। दोनों एक साथ नीचे आते हैं, फिर सड़कों पर पैदल चलने लगे। अंजलि एक कदम आगे और अयान उससे एक कदम पीछे था। कुछ दूर तक चलने के बाद अयान और अंजलि एक साथ हो गए थे। अंजलि को देखकर अयान को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कुछ टेंशन में है, लेकिन दिखाना नहीं चाहती है। वो उसे रोकते हुए बोला, अंजलि हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी ही दूर पर तेरी कार खड़ी है, वहाँ लगता है तुम्हारा ड्राइवर आ गया है। वो तो यहीं तुम्हारे पास आ रहा है। ड्राइवर उसके पास आते हुए बोला, साहब मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी, क्या आज आप खुद ड्राइव करके घर चले जाएंगे? ठीक है काका, आपकी तबीयत ठीक है ना? ये पैसे लीजिए। वो पैसे लेकर शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है। अंजलि कार के पास उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए आसमान की ओर देखते हुए बोली, अयान आज का दिन जैसे बीता वैसे आज तक नहीं बीता। कुछ बीती हुई बातें मुझे अतीत में लेकर चली गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अतीत की यादों का पहरा फिर से मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक देगा। कभी ये ख्याल नहीं आया कि जिसे अपने ख्यालों से सालों पहले निकालने की कोशिश की थी वो इस तरह मेरे ख्यालों से बाहर मेरे सामने नजर आ सकता है। अंजलि तुम्हें ऐसे आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। क्या बात है, मैंने आज तक तुमसे नहीं पूछा कि तुम्हारे पास्ट में ऐसा क्या हुआ जिससे तुम ऐसी बन गई, और ना ही कभी पूछूंगा। लेकिन एक बात है, तुम आज कुछ टेंशन में और बदली बदली सी नज़र आ रही हो। वो उसके कंधे पर से सर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपका बीता हुआ अतीत अगर आपके सामने यूं अचानक से आ जाए, क्या आप उसे देखने के बाद अनदेखा कर पाएंगे? कैसे अपने दिल को समझाएंगे कि कल जो तुम्हारे दिलो दिमाग में इस कदर बसा हुआ था कि उसने तुम्हारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर तुम्हें बीच राह में ही छोड़कर चला गया। अयान पल भर में समझ गया था कि अंजलि का अतीत उसकी लाइफ में फिर से आ गया है। वो उसे दिलासा देते हुए बोला, क्या तुम्हारा गुजरा हुआ वक्त फिर से लौट आया है तुम्हारी ज़िंदगी में? क्या तुम सच में उससे मिली हो? मुझे लगा ही था कि कुछ तो ज़रूर है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। लेकिन ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, इसे मैं अच्छे से पढ़ना जानता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या तुम उससे मिली? वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अयान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब मुझे लगता है कि वो इंसान
ज़िंदगी भर मुझसे ही प्यार करेगा और मैं उससे। फिर हम दोनों में इतना प्यार होने के बावजूद वो मुझे किस गलती की सज़ा देकर छोड़कर चला गया? चला गया तो चला गया, लेकिन अब वो लौटकर मेरी ज़िंदगी में क्यों आया है? क्यों उसे देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है? क्या अब भी मेरे दिल में उसके लिए कुछ है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अंजलि की बातें सुनकर वो उसे गौर से देखते हुए बोला, वो फिर से लौट आया है? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम सच में उसके साथ रहना चाहती हो? क्या तुम्हारा दिल सच में ऐसा मानने लगा है कि तुम उसकी गलतियों को माफ़ करके उसके पास चली जाओ? ऐसी गलती मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। मैं अपने बेटे के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए। तुम तो हो ना मेरे साथ? वो मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता है। अच्छा अयान, बहुत रात हो गई है, अब घर चलें। तुम्ही तो मुझे यहीं रोक रखा है, अब चलते हैं। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कौन है वो इंसान? वो जो कोई भी है, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। वो मेरा कल था, आज तो मैं हूँ और तुम हो, और कोई भी नहीं। मेरा मानना है गुजरा हुआ वक्त कभी भी लौट कर नहीं आता है। जो चला गया वो आ भी जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब उसके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर आने से क्या होगा? अच्छा, वो लेडी रियाज की मॉम थी ना, वो तुमसे रिक्वेस्ट करने आई थी। अब तो मुझे भी लगता है कि तुम्हें ये केस लेना चाहिए। अच्छा, गुड नाइट, कल मिलते हैं ऑफिस में। मैं कल से तुम्हारे साथ उस केस को हैंडल करने वाला हूँ। उस अमाया की इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी। राबी से मेरी बात हो गई है और न्यूज़ रिपोर्टर रत्ना से भी। कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये तो कोर्ट में ही पता चल जाएगा। जीत तुम्हारी ही होगी। अब मैं घर जा रहा हूँ। बाय एंड गुड नाइट। अयान अपनी कार में बैठ जाता है और कार स्टार्ट करते हुए वहाँ से चला जाता है। अंजलि अभी भी रेयांश को ही याद कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। वो अपने घर के बाहर ही थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। वो अपने मोबाइल में देखती है तो मिस्टर नील का कॉल था। वो कॉल रिसीव करते हुए बोली, हेलो। हेलो मैम, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ अभी? इस टाइम, इतनी रात को? बहुत ही अर्जेंट बात बतानी है आपको, इसलिए मिलना ज़रूरी है। ओके, मैं अपने घर में ही हूँ। थैंक यू मैम। कॉल कट करने के बाद वो खुद से कहती है, ऐसी क्या बात है जो इतनी रात को मिस्टर नील बताने के लिए कल सुबह तक का इंतज़ार नहीं किया? कहीं वो बात रियान से तो जुड़ी हुई तो नहीं? वो अपने घर के अंदर आ जाती है। अपने घर के अंदर आने के बाद अंजलि सोफे पर बैठकर नील के आने का इंतज़ार करने लगी। वो अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोली, उसे मुझसे ऐसी भी क्या बात बतानी है कि सुबह तक का वो इंतज़ार नहीं कर सकते हैं? ऐसी क्या सीक्रेट बात बतानी है? तभी दरवाजे की बेल बजने की आवाज़ को सुनकर वो डोर खोलती है तो सामने नील और जिया थे। जिया और नील उसे देखते हुए, हेलो मैम, हाय गाइस, अंदर आइए प्लीज़। दोनों अंदर आते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। अंजलि भी बैठते हुए पूछती है, मिस्टर नील, ऐसी क्या अर्जेंट बात है, बताइए मुझे। मैम, अमाया झूठ बोल रही है, ये हमें पता था, लेकिन आपको ये एविडेंस देखकर समझ में आ जाएगा कि वो सरासर झूठ बोल रही है। नील अपने लैपटॉप से होटल के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड की हुई वीडियो को दिखाता है, जिसे देखते ही अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है, गुड जॉब मिस्टर नील, ये एविडेंस काफ़ी है। और जिया, तुम भी कुछ कहने वाली थी ना? हाँ मैम, वो मैं ये कहने वाली थी कि मुझे याद ही नहीं आ रहा है, सॉरी मैम, भूल गई। तुम इतनी फॉरगेटफुल हो जिया, तुम इतनी इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? तुम्हें होश भी है? कितनी बड़ी मेंटल हो तुम। गाइस रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है और तुम जिया से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जिया, आराम से याद करो और मुझे बताओ क्या बात बतानी थी मुझे। अब तक मैं रावी को कॉल करके उसे जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो मुझे बताए। तभी जिया झट से बोली, याद आ गया मैम, पार्टी में आते ही अमाया मैम ने मुझसे मेरा मोबाइल फ़ोन मांगा था, क्योंकि वो अपना मोबाइल कहीं और रखकर भूल गई थी, तो मैंने अपना मोबाइल दे दिया था उन्हें। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनका मोबाइल तो उनके पर्स में ही था, लेकिन वो मेरा मोबाइल लौटाना भूल गई थी। मुझे समझ में नहीं आया कि अगर उनका मोबाइल उनके पास ही था तो फिर उन्होंने मुझसे मांगा ही क्यों। तभी अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, ये सब कुछ उसने अकेले नहीं बल्कि किसी और के साथ मिलकर की हुई साजिश है। तुम लोग को तो पता ही है गाइस, रियांश के जितने फैंस हैं उसमें से कुछ उसके एनिमी भी होंगे। सो कूल डाउन, अब कोर्ट में फैसला जल्दी होगा। गाइस, अब तुम लोगों को जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है। वो दोनों जैसे ही जाने वाले थे कि अंजलि जिया को रोकते हुए पूछती है, लिसन जिया, एक बात बताओ। यस आस्क मैम। रियांश 5 साल से
इस फिल्म इंडस्ट्रीज में है ना, तो कभी ना कभी किसी एक्ट्रेस के साथ उसका अफेयर ज़रूर होगा ही। क्या अमाया के साथ उसका कोई रिलेशन तो नहीं है ना? नो मैम, हमारे सर तो एक ही लड़की से प्यार करते थे, वो भी इंडिया में नहीं है। उसके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो जो तुम्हें पता हो, कोई और अफेयर तो ज़रूर होगा उनका। नहीं मैम, रेयांश का कोई पास्ट नहीं था। वो जब से मुंबई आया है तब से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। नील ये बोलते हुए फिर पूछता है, मैम क्या आप रेयांश के पास्ट के बारे में कुछ जानती हैं क्या? नो नो, जस्ट लाइक दैट। वो दोनों चले जाते हैं। अंजलि मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, तुमने सच में बहुत ही सेल्फिश हो रेयांश। हमारी रिलेशन के बारे में तुमने किसी को बताया नहीं, अच्छा ही किया तुमने। तुम्हें आज तक भूल नहीं सकी, इसलिए मूव ऑन भी नहीं कर सकी, लेकिन अब आसानी से तुम्हें भूल सकती हूँ। इस केस को जितनी जल्दी हो सके एंड करना है। मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुमसे तो नफ़रत भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि नफ़रत भी लोग उसी से करते हैं जिससे प्यार करते हैं। लेकिन तुम प्यार क्या, मेरी नफ़रत के लायक भी नहीं हो। तुम सिर्फ मेरे लिए एक रॉन्ग चॉइस थे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि आरो तुम्हारा ही बेटा है। वो अपने रूम में आकर अपने बेटे को देखते हुए उसके सर को चूम लेती है और उसके बगल में ही सो जाती है। अगली सुबह अंजलि अपने बेटे को जगाकर उसे तैयार कर ही रही थी कि तभी आरो उसे इतनी जल्दी जल्दी काम करते हुए देखकर बोला, मम्मा या तो आप अपना काम जल्दी कर लो उसके बाद मुझे रेडी करना, या फिर मुझे रेडी कर लो उसके बाद काम करना। क्यों, क्या हुआ बेबी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मम्मा आपने मेरे बैग में वो फाइल रख दी है जो आपको अपने पर्स में रखनी थी, और जो आपको मेरे बैग में रखनी थी वो आपने पर्स में रख दिया है। ओह सॉरी बेबी, मिस्टेक से मैंने कर दिया। अब जल्दी से आप ब्रेकफास्ट फिनिश करो, मैं रेडी होकर आती हूँ। ये रहा आपका लंच बॉक्स, फिनिश कर लेना। अंजलि रेडी होने के बाद वो अपने बेटे को लेकर आ रही थी कि वो अंजलि को देखते हुए बोला, मम्मा आज कोई स्पेशल डे है क्या? नो बेबी, क्यों? आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा? आप आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। अयान अंकल के साथ आप डेट पे जा रही हैं क्या? वो हंसते उसे स्कूल बस पर बैठाते हुए कहती है, बदमाश, बहुत नाटी हो गए हैं आप। बाय बेबी, बाय मम्मा। वो रोड के किनारे खड़े होकर अयान के आने का इंतज़ार करने लगी। वो अपनी वॉच को देखते हुए बोली, ये लड़का कभी सुधर नहीं सकता है, अभी तक नहीं आया है। वो उसे कॉल लगाकर, हेलो कहाँ हो तुम, अभी तक आए नहीं? तुम्हें पता तो है ना मुझे वेट करने की आदत नहीं है। अब कोई बहाना मत बनाना प्लीज़ अयान, तुम कभी टाइम पर नहीं आ सकते हो क्या? तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ मैं। तभी कार की हॉर्न को सुनकर वो पीछे मुड़कर देखती है। अयान एक बड़ी सी रेड कलर की कार में बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। वो उसे इस तरह न्यू कार में बैठते हुए देखकर बोली, ये तो न्यू है, कब लिया तूने? कल ही, सोचा तुम्हें सरप्राइज़ दूँ। अब चले, जल्दी बैठो। लेकिन एक मिनट रुको, तो ये नेवी ब्लू साड़ी, आँखों में काजल, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियाँ और ये कान में छोटे छोटे झुमके, क्या बात है यार, आज तो दिन में ही चाँद निकल आया है। तुम सच में मेरी झल्ली दोस्त अंजलि ही हो ना? वह हंसते बोली, मैं पूछना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी पूछ रही हूँ कैसी लग रही हूँ मैं। सच बताऊँ तो आज तुम इतनी अलग क्यों लग रही हो? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तुम प्रीटी लग रही हो, मानना पड़ेगा, लेकिन मेरी कार से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, या फिर तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम इस कार से मेरी कंपेयर कर रहे हो मेरी? सच में तुमसे बड़ा स्टूपिड इंसान मैंने नहीं देखा। अब चलो, रावी ने कॉल किया था ना, क्या कहा उसने? वो उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, आज तुम्हें इस तरह पहली बार देखा है। मैंने ना जाने क्यों तुम्हें ऐसे देखने के बाद मेरा दिल काबू में नहीं है। कैसे कहूँ तुमसे कि अंजलि आई लव यू, विल यू मैरी मी? वो उसे ऐसे देखते हुए बोली, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? अब बोलो भी कुछ। ओ गॉड, अब क्या हो गया तुम्हें? तुम सुन तो रहे हो ना? हाँ, तुम कुछ कह रही थी क्या? अरे हाँ, रावी ने मुझे जो कुछ भी बताया उसे सुनने के बाद तुम शॉक्ड हो जाओगी, लेकिन उससे पहले मुझे रेयांश से मिलना है। रेयांश का नाम सुनते ही वो थोड़ी सी घबराती हुई बोली, रेयांश से? लेकिन क्यों? उससे मिलना ज़रूरी है क्या? तुम्हारे चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम उससे मिलना भी नहीं चाहती हो, लेकिन वो तो तुम्हारा क्लाइंट है ना। फिर भी वो इस बात को सुनकर कुछ नहीं कहती। अयान उसे लेकर पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ता है। वो पूरे रास्ते बस इसी सोच में डूबी हुई थी कि जब रेयांश
मुझे अयान के साथ देखेगा तो उसे अच्छा लगेगा या नहीं। ना जाने क्यों उसे ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बेचैनी क्यों मैं रेयान से मिलने से कतराती हूँ, जबकि कहीं ना कहीं मेरा दिल भी उससे मिलना चाहता है। क्या सही है और क्या गलत, इन सब से मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। इतनी आगे कि पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं होती है। आखिर पीछे मुड़कर देखूँ भी तो क्यों, जबकि मुझे पता है कि मुझे दर्द और आंसू के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। अयान कार की ब्रेक लगाता है तो अंजलि कार को रुकते हुए देखकर बोलती है, हम यहाँ क्यों रुके हैं? पुलिस स्टेशन आए हैं ना हम लोग। तुम किस ख्यालों में खोई हुई थी? अब अंदर चले। दोनों साथ में पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं। इंस्पेक्टर को देखते हुए दोनों उन्हें हेलो कहते हैं और इंस्पेक्टर भी उन्हें हेलो विश करते हुए बैठने को कहता है। अंजलि इंस्पेक्टर को देखते हुए बोली, ऑफिसर, क्या मैं रेयांश कपूर से मिल सकती हूँ? मैं अकेले में उनसे बात करना चाहती हूँ। या श्योर, व्हाई नॉट। आपको जानकर खुशी होगी कि कल ही आपकी केस की पेशी है अदालत में और आपके अगेंस्ट, और अमाया राय के लायर होंगे मिस्टर विक्रम रहेजा। अंजलि विक्रम का नाम सुनते ही वो बोलती है, कहीं ये मेरा कॉलेज का मेरा क्लासमेट विक्रम रहेजा तो नहीं? पता नहीं क्यों, लेकिन ये वही है जिससे आर्गूमेंट करने में कोई नहीं जीत सकता है। लेकिन वो मुंबई में ही है, ये मुझे कैसे नहीं पता चला। बाय द वे, वह इंस्पेक्टर, मुझे रेयान से मिलना है। वो अयान को वहीं छोड़कर रेयान से मिलने के लिए आती है। उसे अपनी ओर इस तरह आते हुए रेयान उसे देखने लगा। उसे अपने सामने देखकर बोला, हाय, कैसी हो तुम? ये तो मुझे पूछना चाहिए, कैसे हो तुम? तुम्हें अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही होगी ना? कैसा लग रहा है तुम्हें इस चार दीवारी में कैद रहने से? बहुत तकलीफ महसूस हो रही होगी ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी मैं जैसा भी हूँ तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना? नहीं पड़ता है अब, क्योंकि जिस दर्द और तकलीफ़ से मैं गुजरी हूँ उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। जानते हो रिसु, सॉरी सुपरस्टार रेयांश, क्योंकि अब तो तुम इतने बड़े हस्ती हो। मुझे पता चला है कि तुम भी अपनी रियल लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो। बिल्कुल राइट डिसीजन लिया है तुमने। मुझे और भी कुछ पता चला है तुम्हारा। आज से पहले कोई पास्ट, कोई रिलेशन नहीं था। तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? सच में तुम्हारा कोई पास्ट नहीं था। आज मैं तुमसे कोई आर्गूमेंट करने नहीं आई हूँ। आप मुझे सारा सच बता दें। मैं फिर से आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि आपका एक झूठ इस केस को और भी उलझा सकती है। मैं ये बताने आई हूँ कि कल आपकी पेशी है और अमाया राय का केस कोई और नहीं बल्कि। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि अयान रेयान से मिलने आता है। वो मुस्कुराते हुए अंजलि के हाथों को पकड़ते हुए बोला, हे अंजलि, क्या बात कर रही हो तुम अपने क्लाइंट से? मैं तो बस ऐसे ही कुछ समझा रही थी इन्हें। कल कोर्ट में पेश होना है इन्हें। तुम तो मिले ही नहीं इतने बड़े सुपरस्टार से। तुम तो इनके बहुत बड़े फ़ैन हो, ऑटोग्राफ तो ले लो। सबसे पहले मैं तुम्हें तुमसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। वो अयान की ओर इशारा करते हुए बोली, ये अयान जोशी हैं मेरे, तुम्हारे हस्बैंड हैं क्या? बहुत ही अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की, स्वीट एंड क्यूट कपल। ये सुनते ही अयान कुछ बोलने वाला था कि अंजलि उसका हाथ कस कर पकड़ लेती है, जैसे वो उसे कुछ भी कहने से रोक रही हो। तभी रेयांश सैड साउंड करते हुए बोला, मुझे पता है मैंने जो गलती की है वो तो माफ़ी के लायक नहीं है, बट आई होप दैट आई विल यू फॉरगिव मी। वो ये बातें सुनते हुए अयान से बोली, अब हमें केस की तैयारी करनी चाहिए। चले अयान, देर हो जाएगी नहीं तो। रेयांश उसे रोकते हुए, प्लीज़ अंजलि, देखो रेयांश, मैं सब कुछ भूल कर बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। अब मुझ में हिम्मत नहीं रही कि पीछे अपने पास्ट को मुड़ कर देखूँ। बहुत टाइम लगा मुझे खुद को संभालने में, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम आज तक तो बहुत खुश थे मेरे बिना भी। यूँ अचानक से मुझे देखकर बीता हुआ पल याद तो नहीं आ गया था, लेकिन अब तुम्हें मुझसे माफ़ी क्यों मांग चाहिए? तुम अपनी कैरियर पर ध्यान दो जो दांव पर लगी है। अयान को समझने में थोड़ी सी देर लगी, लेकिन वो अपने मन में बोला, कहीं ये दोनों एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते थे, या फिर इनका पास्ट एक दूसरे से जुड़ा हो? नो, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर करते या फिर कोई बात होती तो अंजलि मुझसे क्यों छिपाती? वो तो मुझे सब कुछ बताती है, लेकिन हो सकता है इस बार कुछ छिपा रही हो। वो सोच ही रहा था कि अंजलि उसके हाथों में हाथ डाले चली जाती है और रेयांश सिर्फ देखते हुए रह जाता है। वो दोनों पुलिस स्टेशन के बाहर आते हैं। वो उसका हाथ झट से छोड़ देती है और उसके मोबाइल पर आ रही रावी को कॉल को रिसीव करते हुए बोली, हेलो, यस रावी, मिला कोई एविडेंस?
मैं उसी बारे में आपसे बात करने के लिए कॉल किया है। मैं हॉस्पिटल आई थी अमाया को देखने के लिए, लेकिन वो तो कल ही डिस्चार्ज होकर चली गई। वो चौंकते हुए बोली, क्या? डिस्चार्ज होकर चली गई? अच्छा, तुम होटल भी गई थी क्या? यस मैम, मैं गई थी। मैं ऑफिस आ रही हूँ, आपको सारी डिटेल्स देती हूँ। बाय मैम, बाय। कॉल कट होता। अंजलि के चेहरे पे एक स्माइल आती है और वो अयान की ओर देखते हुए बोली, ऑफिस चले? लेकिन तुम इतनी डीप स्माइल क्यों कर रही हो? कोई बात है क्या? या फिर केस की पेशी होने से पहले ही तुम्हें पता चल गया है कि तुम ये केस जीत गई हो? ऐसा ही समझ लो। अब तो चले, मुझे भूख लगी है अयान, और तुम्हें तो पता है जब मैं खुश होती हूँ तो मुझे भूख लगने लगती है। वो हंसते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें, चलो बैठो। रावी से कॉल करने के बाद वो मुस्कुराते हुए बोली, अयान बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं, जल्दी से चलो ना। वो उसका हाथ पकड़कर कार में बैठाते हुए बोला, एक बात पूछूं तुमसे? प्लीज़। अभी नहीं, जब तक मैं कुछ खा नहीं लेती हूँ तब तक मुझे बोलने की एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है। वो दोनों पास ही के रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। अयान उसके लिए खाना ऑर्डर करता है। उसे ऐसे उसकी परवाह करते हुए देखकर बोली, तुम जब मेरी इतनी परवाह करते हो ना तो मुझे देखकर ऐसा लगता है कि। चुप करो तुम। मैं जानता हूँ तुम तो पहले मुझे थैंक यू बोलोगी, फिर 2 मिनट बाद फिर से थैंक यू बोलकर कहोगी, अयान यू आर सो स्वीट, तुमने मुझ पर कितने एहसान किए हैं, थैंक यू सो मच। अरे यार बस करो। वैसे आज तुमने उस सुपरस्टार के सामने ये क्यों बताया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? कहीं तुम्हारा इरादा मुझसे शादी करने का तो नहीं है ना? अगर ऐसा है तो बोल दो। वो उसे देखकर हंसते हुए बोली, यही तो है जो मैं तुमसे नहीं कर सकती हूँ। इसका मतलब तुम किसी और से शादी करके मुझे छोड़कर चली जाओगी। तो कभी सोचा है फिर मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना? ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो और कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें तो पता है ना मैं किसी से शादी क्या प्यार भी नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊँगी? तुम तो मेरी जान हो। हाउ क्यूट। जब ऐसे बोलते हो तो कितने प्यारे लगते हो, आरो की तरह ही। बेटर ऑर्डर किए हुए खाने को लेकर आता है। अंजलि खाने को सर्व करते हुए उसे खाने का इशारा करती है। वो स्पून उठाते हुए बोला, अंजलि तुम्हें कभी मुझ जैसे चार्मिंग हैंडसम बॉय से प्यार क्यों नहीं हुआ? क्या कभी भी तुम्हें ऐसा लगा नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो? बाकी लड़कियों को देखो, मेरी स्माइल देखकर फिसल जाती हैं। वो खाना खाते हुए रुक गई और हंसते हुए बोली, मेरी लाइफ में इस प्यार नाम का वर्ड्स ख़त्म हो चुका है। मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या 2 लोग बिना प्यार के एक दूसरे के दोस्त बनकर नहीं रह सकते हैं क्या? ये प्यार नाम का वर्ड्स क्यों आ जाता है उनके बीच? प्यार तो तबाही का नाम है। जो लोग सिर्फ तकलीफ और आंसू को सह सकते हैं उन्हें ही प्यार से असली मायने समझ में आ सकते हैं। उसके अलावा कुछ और बदले में मिलता ही नहीं है। और दोस्ती तो वो दुआ है जो बिना मांगे ही आपको एक ऐसा हमदर्द मिल जाता है जिससे आप अपने दिल की हर बात उससे कहकर अपनी तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। तुम अब सच में बड़े हो गए हो अयान। अब तुम्हें मेरे आगे पीछे भागना छोड़कर अपनी लाइफ सेट करना चाहिए। किसी अच्छी लड़की को देखकर शादी कर लो। मेरे पीछे भागने से अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। शादी कर लो, लेकिन आजकल समझदार लड़कियां मिलना कितना मुश्किल हो गया है। समझदार लड़कियां मुझे पसंद नहीं करती हैं, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता है कि प्यार क्या होता है। अगर तुम्हें पता है तो बताओ ना, मुझे एक्सप्लेन करो ना प्लीज़। अयान क्या हो गया है तुम्हें? अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब बच्चों जैसी हरकत क्यों करने लगे हो? तुम्हें कैसे समझाऊं कि प्यार क्या है? इसे तो फील किया जाता है अपने आप ही। तुम्हें उस स्पेशल इंसान को देखकर हो जाता है, ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा अंजलि, रेयान से, कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है? कहीं तुम मुझसे छिपा तो नहीं रही हो ना कुछ? रेयांश तुम्हारा पास्ट है, ये तो मुझे तुम्हारे उसके साथ बात करते हुए सुनकर पता चल गया था। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे साथ वही सब दोबारा हो। मैं फिर से टूटना नहीं चाहती हूँ। उसके जाने के बाद तुम मेरे साए बनकर थे, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। तुम तो मेरे सब कुछ हो दोस्त, हमदर्द, हमसाया, हम कदम। तुम्हारे कंधे पर सर रखकर मैं तुमसे अपने दिल की हर बात कहती हूँ। मुझसे ये हक मत छीनो। सब कुछ तो हूँ, लेकिन लाइफ पार्टनर तो नहीं।
मैं तुमसे प्यार के बदले प्यार नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि हमेशा के लिए तुम्हारा साथ मांग रहा हूँ, ज़िंदगी भर के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ, मेरी आंखों के सामने रहो, कहीं दूर मत जाओ। बस इतना ही चाहिए। तुम और आरो तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो, जिनके बिना मैं खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। बताओ ना, बनोगी मेरी लाइफ पार्टनर? वो उसकी बातें सुनकर सोचने लगती है तो अयान हंसने लगा और हंसते हुए बोला, तुम्हारे चेहरे का रिएक्शन देखने लायक था। तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी? मेरे प्रपोज करने का तरीका पसंद आया ना? मैं रेयांश की तरह एक्टिंग कर सकता हूँ ना? मैं उसकी तरह ही हूँ ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वो रेयांश का नाम सुनकर गुस्से में चेयर से उठकर बाहर चली गई। अयान उसके पीछे पीछे आने लगता है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनती है। तो अयान दौड़कर उसके पास आता है और उसके पास हाँफते हुए बोला, कितनी तेज भागती हो? मैंने तो सिर्फ रेयांश का नाम ही तो लिया, इसमें रोने वाली क्या बात हुई? तुमने तो मेरे मजाक को भी सीरियसली ले लिया। बताओगी बात क्या है? अयान, कल कोर्ट में पेशी है और मुझे केस की तैयारी भी करनी है, एविडेंस कलेक्ट करने हैं अमाया राय के, और फिर मुझे अपने बेटे को स्कूल से लाना भी है। तुम्हारी तरह मेरी लाइफ इजी नहीं है, तुम मेरे बिल्कुल अपोजिट हो। हमारे बीच दोस्ती है और वही रहे, उससे ज़्यादा मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, और मुझसे उम्मीद भी मत रखना। मैं ऑफिस जा रही हूँ। अंजलि, अब क्या मैं तुमसे थोड़ा सा मजाक भी नहीं कर सकता हूँ क्या? कर सकते हो, लेकिन किसी और की तरह बनकर नहीं। तुम्हारे और मेरे बीच में मैं किसी तीसरे इंसान की क्वालिटी को भी आने नहीं दे सकती हूँ। तू मेरा दोस्त है और मैं अपने दोस्त को किसी और की तरह बनते हुए नहीं देख सकती हूँ। अच्छा, अब ऑफिस चलें? दोनों कार में बैठ जाते हैं, लेकिन अयान खोया खोया हुआ सा था। वो अपने मन में सोच रहा था, आज तो मैंने मजाक मजाक में ही तुमसे अपने दिल की बात कह दी, लेकिन क्या तुम्हें थोड़ा सा भी ये नहीं लगा कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ? तुम्हारे चेहरे के रिएक्शन को देखकर मैं समझ गया था कि तुम मुझसे क्या किसी और से भी प्यार नहीं कर सकती हो। क्यों खुद को सजा दे रही हो? एक के चले जाने से क्या तुम जिंदगी भर उसके लिए आंसू बहाती रहोगी? मैं जान गया हूँ रेयांश तुम्हारा बीता हुआ कल है, लेकिन आज तो तुम्हारा मैं हूँ ना। कैसे समझाऊँ तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? अंजलि अपने मन में, तुम ऐसी बातें करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। आई एम सॉरी अयान, लेकिन मैं तुमसे चाह कर भी प्यार नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अब नाम के वर्ड से भी मुझे डर लगने लगा है। क्योंकि जब भी तुम मुझसे प्यार की बातें करते हो तो मुझे रेयांश याद आने लगता है। उसने भी मुझसे प्यार के वादे किए थे, फिर क्या हुआ? मैं इतनी नादान थी कि सही और गलत का फैसला भी नहीं कर सकी। सही क्या है और गलत क्या है, ये आज तक मुझे पता ही नहीं चला। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए, क्योंकि रेयांश को मैंने अपना माना था। फिर क्या हुआ मेरे साथ, ये सिर्फ मुझे ही पता है। मैं अपने बेटे को भी तुम्हारी आदत नहीं लगने दूंगी। मुझे किसी के प्यार की चाह नहीं, लेकिन तुम्हें प्यार की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है। आरो को मेरी ज़रूरत है। तुम मुझे क्यों दूर रखना चाहती हो अंजलि? इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे सिर्फ दर्द छिपा हुआ है, और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। क्यों तुम मुझे अभी भी पराया समझती हो, जबकि तुम्हारा मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है? ऑफिस के सामने अपनी कार को पार्किंग एरिया में रोकते हुए अयान मुस्कुराते हुए, हमारी मंजिल आ गई है, अब उतरो भी, या फिर मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलना है। ऑफिस में रावी चेयर पर बैठकर सारे पार्टी में मौजूद सारे लोगों के पिक्चर्स को देख रही थी कि तभी अंजलि और अयान ऑफिस में केबिन के अंदर आते हैं। अयान रावी को देखते हुए, हेलो ब्यूटीफुल। हाय सर। रावी, क्या कर रही हो? हेलो मैम। वो मैं ये पार्टी के पिक्चर को देख रही थी। पार्टी में जितने भी मौजूद लोग थे, इनमें से कोई ऐसा नहीं था जो अमाया की हेल्प करे। यहाँ तो सारे सेलिब्रिटी ही हैं। तभी टेबल के साइड में रखे हुए एक पिक्चर को देखकर अंजलि उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, तुमने इस पिक्चर को ध्यान से देखा नहीं? इसमें अमाया किसी बैटर से बात कर रही है। हाँ, तो इसमें हैरानी वाली क्या बात है? तुम मेरे नज़रिए से देखोगी तो पता चलेगा ना। इस बेटर को ध्यान से देखो और इसके बारे में पूछताछ करो। होटल के मैनेजर से कुछ तो पता चल ही जाएगा, और ये भी कि ये अमाया राय को कैसे जानता है, क्योंकि ये देखने से बेटर नहीं लग रहा है। तभी अयान उसकी ओर देखते हुए बोला, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे माइंड को अंजलि। रावी फिर से जल्दबाजी में कहती, मैम, मैं अमाया से मिलने उसके घर गई थी। ये सुनते ही अंजलि और अयान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अंजलि चौंकती बोली, ग्रेट, तुमने तो सच में बहुत बड़ा काम किया है। तो बताओ, कुछ पता चला? यस मैम, लेकिन मुझे उसे देखकर शौक लगा, क्योंकि वो तो मेंटली और फिजिकली बिल्कुल फिट है।
मुझे तो इस बात से हैरानी हो रही है कि विक्टिम इतनी जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर घर भी आ गई और अपने काम पर भी चली गई। उसे देखकर तो कोई नहीं कह सकता है कि उसके साथ रेप किया गया हो, क्योंकि मैंने देखा है ऐसी सिचुएशन में तो विक्टिम को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, और वो तो खुद ही अपना केस लेकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर विक्रम रहेजा के पास चली गई। और एक बात और मैम, रियाज कपूर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्होंने ही अमाया के साथ रेप करने की कोशिश की, पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर कुलकर्णी के दबाव में आकर। वो घबराती हुई बोली, ये क्या कर दिया रियाज ने? मुझे लगा ये केस बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये तो उलझती ही जा रही है। कल अदालत में देखती हूँ ये वही विक्रम रहेजा है जिसे मैं जानती हूँ, या फिर कोई और। बेल्डन रावी, बहुत ही अच्छा काम किया है तुमने। अंजलि, रावी और अयान तीनों केस के बारे में बात करने लगे। रात बीत चुकी थी। अगली सुबह केस की पेशी को लेकर शांति भवन में रिपोर्टर्स भी भीड़ लगी हुई थी, और पुलिस स्टेशन के बाहर भी सब लोग रियांश को देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सुबह हो चुकी थी। पुलिस स्टेशन के बाहर सारे मीडिया वाले रियांश से मिलने के लिए उत्सुक थे। उससे कहीं ज़्यादा मिस्टर कपूर अपने बेटे को घर वापस लाने के लिए। वो शांति भवन में अपनी माँ, पत्नी और पूरी फैमिली के साथ मंदिर में गणपति के सामने आरती कर रहे थे। सुनंदा कपूर अपने पति की ओर देखते हुए बोली, मैंने उस एडवोकेट से बात भी की थी, लेकिन वो लायर जो अमाया का केस लड़ने वाला है, वो मेरे रियांश को सज़ा दिलवा कर रहेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मिस्टर कपूर अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए समझाते हैं, बोले, मुझे मिस दीक्षित पर भरोसा है, वो मेरे बेटे को निर्दोष जरूर साबित करेंगी। अब मुझे कोर्ट के लिए निकलना है, जीत चलो मेरे साथ। तभी नील आता है और सबको गुड मॉर्निंग विश करते हुए मिस्टर कपूर से बोला, अंकल, रियांश ने सब इंस्पेक्टर कुलकर्णी के दबाव में आकर उसने झूठा इल्ज़ाम को एक्सेप्ट कर लिया है। मिस्टर कपूर गुस्से से बोले, ये लड़का पागल हो गया है क्या? क्यों उसने अपने सर इतना बड़ा इल्ज़ाम लिया, जबकि वो इनोसेंट है? नील, तुम मिले उससे? हाँ अंकल, तुम्हारा चेहरा कुछ और बता रहा है। बात क्या है, बताओ मुझे, प्लीज़ टेल मी। नील अपना सर झुकाकर बोला, उस इंस्पेक्टर ने रियांश को बहुत टार्चर किया। उससे झूठा इल्ज़ाम को एक्सेप्ट करने के लिए उसकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं है। अपने बेटे के बारे में सुनकर सुनंदा कपूर रोने लगी और अपने पति से बोली, मैं भी आपके साथ अदालत में जाऊंगी। आप ना नहीं बोलेंगे? उस ऑफिसर्स ने मेरे बच्चे को कितना मारा होगा, उसकी हिम्मत कैसी हुई? आप कुछ क्यों नहीं करते हैं? आप तो कुछ भी कर सकते हैं। सिचुएशन को समझो सुनंदा, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, सिवाय मिस दीक्षित के अलावा सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने जो वादा किया है वो पूरा करेंगी। अंजलि अपने घर के मंदिर में पूजा करने के बाद अपने बेटे को लेकर कमरे में आती है और उसे प्यार से समझाते हुए बोली, बेबी, आज मम्मा को एक बहुत बड़ा काम करने के लिए कोर्ट जाना है। आप गुड बॉय की तरह रहोगे घर में और मम्मा को परेशान नहीं करोगे। मम्मा, मुझे भी आपके साथ कोर्ट जाना है, मुझे भी देखना है आप मेरे सुपर हीरो को कैसे बचाओगे। मुझे मिनी ने बताया कि तुम्हारी मम्मा रियांश को जेल से निकाल देंगी। प्लीज़ मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं बेबी, आप वहाँ नहीं जा सकते। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ना बेबी। आप तो मम्मा की हर बात मानते हो ना, तो फिर आज नहीं मानोगे? नो, मैं अयान अंकल के साथ ही रहूँगा, किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। ओके। इतना कहकर वो अपने मन में सोचते हुए बोली, आज ना जाने क्यों मेरा दिल इतना बेचैन है। मैं सब कुछ भूलकर सिर्फ रियांश के केस पर ध्यान देना चाहती हूँ, लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे रह रह कर उसके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं, उसका दिया हुआ धोखा याद आ रहा है, उसका मुझे यूं बेवजह छोड़कर जाना याद आ रहा है। कैसे समझाऊं मैं खुद को कि ये सब मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मेरे दिल में अब भी उसके लिए कुछ है, बल्कि इंसानियत के नाते उसे इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। उसने जो कुछ भी किया मैं कभी ना भूल सकूँ। उसने मेरे साथ ऐसा किया है, लेकिन इन सब की सज़ा तो उसे ऐसी ही मिलनी चाहिए। तुमने ऐसा क्यों किया रियांश? इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम एक्सेप्ट करके क्यों खुद के कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? मैं तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी और मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि तुम्हें निर्दोष साबित करना ही होगा मुझे। उसके बाद तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग। वो अभी भी ख्यालों में डूबी हुई थी कि आरो उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखते हुए बोला, मम्मा, यू आर नॉट वीकनेस, यू आर स्ट्रेंथ। आई नो। पापा होते तो आपको यही कहते कि यू विल डेफिनेटली
विन दिस केस आई एम ऑलवेज विथ यू। आरव की इस तरह की बातों को सुनकर वो उसे एकटक देखते हुए बोली, बेबी आपको ये बड़ी बड़ी बातें करना कौन सिखाया है? वो मासूमियत के साथ बोला, अयान अंकल ने, उन्होंने कहा था कि जब मैं चला जाऊं तो मम्मा के साथ रहना, कोई बदमाशी मत करना। मैंने उनसे कहा भी, क्या आप मेरे पापा बनकर हमारे साथ हमारे घर में नहीं रह सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला कि आपकी मम्मा इस वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है। इधर सारे लोग कोर्ट रूम में आ चुके थे। विक्रम रहेजा अपनी क्लाइंट अमाया राय के साथ कोर्ट रूम की ओर जा रहा था कि सारे मीडिया रिपोर्टर्स उन्हें घेर कर सवाल पर सवाल करने लगे, लेकिन उनके सवालों का कोई जवाब ना देते हुए वो कोर्ट रूम के अंदर जाने लगे। रास्ते में ही उन्हें अंजलि मिल जाती है। वो भी कोर्ट रूम की ओर ही जा रही थी कि उसे देखकर विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, आखिर इतने सालों बाद ही सही तुमसे मेरा सामना हो ही गया। हेलो मिस अंजलि दीक्षित, कैसी हैं आप? हाय विक्रम साहब, आप जैसे बड़े वकीलों की मेहरबानी की आपके साक्षात दर्शन हुए। आप कैसे हैं? और मुंबई में आपका इस तरह आना बहुत ही अच्छा लगा। आपसे इसी बहाने मुलाकात भी हो गई। वो उसके बातों को सुनकर हंसते हुए बोला, तुम आज भी नहीं बदली यार, वही एटीट्यूड, वही अंदाज, सब कुछ वही, सिर्फ तुम्हारा ये स्टाइल बदला है, पहले से और खूबसूरत हो गई हो। अचानक 5 सालों बाद तुम्हारी लाइफ में फिर से किसी ना किसी बहाने से रेयांश आ ही गया। तुमने उसे माफ़ कर दिया। तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है यार, लेकिन अफसोस कि तुम उसे सज़ा होने से नहीं बचा सकती हो। केस के बारे में बात तो कोर्ट रूम में होगी। इतने दिन बाद मिले हो, शादी हो गई ना तुम्हारी? तुमने शादी क्यों नहीं की? तभी आरव अयान के साथ वहाँ आता है और उसके पास आकर, मम्मा मैं आ गया। बेबी आपको मैंने समझाया था ना कि मत आना। ओके मैं चला जाता हूँ नानी के साथ। बाय अंकल, ऑल दी बेस्ट मम्मा, बाय बाय बेबी। आरव अपनी नानी के साथ जा रहा था। रेयांश भी उसी तरफ से अदालत के अंदर जा रहा था। आरव रेयांश को देखकर रुक जाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर उसे अदालत के अंदर ले जाने लगी। तभी विक्रम उसकी ओर देखते हुए बोला, मुझे समझ आ गया है कि तुमने शादी क्यों नहीं की। आज भी कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार है, उसे चाह कर भी नहीं भूल सकी। अब अंदर चलें, क्योंकि मुझे ये केस जीतकर पहली बार तुम्हें हरा कर देखना चाहता हूँ। रेयांश को सज़ा होकर रहेगी, उसने गुनाह किया, एक मासूम सी लड़की के साथ रेप किया, उसे तो सज़ा होने से कोई बचा नहीं सकता है। मिस्टर कपूर, नील, जिया, रावी और जीत सब लोग अदालत पहुंच चुके थे। सब कोर्ट रूम के अंदर आते हैं। रेयांश भी पुलिस ऑफिसर के साथ आता है। उसकी नज़र पहले विक्रम पर पड़ती है। वो उसे देखने के बाद वो अंजलि को देखता है और उसे देखते हुए अपने मन में, मेरे लिए इतना मत करो अंजलि, मैं तुम्हारे माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ सज़ा के लायक हूँ। तुम मुझे बचाकर क्या साबित करना चाहती हो कि तुम महान हो? तुम इतनी महान मत बनो, मैं तुम्हारा एहसान के बोझ तले कभी भी नहीं जी सकूँगा। उसके हाथों की हथकड़ियों को ऑफिसर खोलकर साइड में खड़े हो जाते हैं। वो विटनेस बॉक्स में खड़ा होकर अंजलि को देखने लगा। अंजलि उसके चेहरे की ओर देखती है। उसे इस तरह देखकर वो अंदर से सिहर उठी। एक पल के लिए उसके दिल में हमदर्दी जाग गई थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, चेहरे पर चोटों के निशान, कोई भी उसे देख ले तो पहचान न सके, वो इतना बदल चुका था। तभी अयान उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो उसके हाथ को पकड़कर धीरे से कहती है, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। जज साहब के आते ही सारे लोग खड़े होकर अभिवादन करते हैं। जज साहब अपनी जगह पर बैठते हुए बोले, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तभी अपनी जगह से उठते हुए विक्रम बोलना शुरू करता है, माय लॉर्ड, ये विटनेस बॉक्स में खड़ा इंसान फिल्म इंडस्ट्रीज़ का जाना माना सुपरस्टार रेयांश कपूर, जिन्होंने अपनी न्यू मूवी लॉन्च पार्टी में होटल अपनी ही को एक्ट्रेस अमाया राय का रेप किया। ऐसे दरिंदों को तो समाज में रहने का कोई अधिकार ही नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ये इतने गिरे हुए और सातिर हैं कि इन्होंने खुद ही कहा कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जबकि पार्टी में मौजूद सारे लोगों ने इन्हें ऐसी हालत में देखा था। ऐसे मुजरिमों को आईपीसी की धारा 376 के तहत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तभी अंजलि खड़े होकर कॉन्फिडेंस के साथ बोली, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेरे क्लाइंट पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मिस्टर रेयांश निर्दोष हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है, बल्कि इन्हें तो खुद भी होश नहीं था, फिर ये इतना बड़ा घिनौना काम कैसे कर सकते हैं? विक्रम हंसते हुए बोला, मिस अंजलि दीक्षित, मैं साबित कर सकता हूँ कि मिस्टर रेयांश ने मिस अमाया के साथ रेप किया है
और इसकी गवाह खुद विक्टिम मिस अमाया को मैं विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। जज साहब ऑर्डर देते हैं। अमाया विटनेस बॉक्स में आकर खड़ी हो जाती है। विक्रम उसके पास आकर, मिस अमाया, उस रात पार्टी में रेयांश और आपके बीच जो कुछ भी हुआ, क्या ये सच है या झूठ, आप जज साहब को बताना चाहेंगी? वो रोते हुए अपने आंसू पोंछते हुए बोली, जज साहब, उस पार्टी की रात जब मैं रेयांश से नहीं मिली तो वो खुद मेरे पास डांस फ्लोर पर आया था। उसके बाद उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने इसे मना किया और धमकी दी कि मैं यहाँ मौजूद सारे लोगों को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी, तो वो मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैंने भी इसे माफ़ कर दिया, लेकिन मेरे हाथों से कोल्ड ड्रिंक इसकी सूट पर गिर गई और ये गुस्से में भड़कते हुए अपने रूम में चला गया। मैं उसे सारी कहने के लिए उसके पीछे पीछे उसके रूम में आई तो उसने मेरे साथ, इतना कहकर वो रोने लगी। अंजलि उसे अपना रुमाल देते हुए बोली, आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा मिस अमाया। वो उसके हाथों से हैंकी लेकर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, थैंक यू। सच क्या है ये मैं आपको बताती हूँ जज साहब। ये मिस अमाया मेरे क्लाइंट पर झूठा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रही हैं, जबकि सच्चाई क्या है ये इन्हें भी पता है और मुझे भी पता है। सच्चाई मैं आपको बताती हूँ जज साहब। भोली भाली चेहरे के पीछे बहुत ही चालाक और शातिर दिमाग वाली यह अमाया राय, जो खुद मेरे क्लाइंट के पीछे पड़ी हुई थी। जब से ये दोनों साथ में काम करने लगे, इतना ही नहीं बल्कि मेरे क्लाइंट ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि इन्होंने इन्हें ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश की। और होटल रूम की सच्चाई खुद मेरे क्लाइंट अपने जुबान से बताएंगे। तो बताइए मिस्टर रेयांश, उस रात पार्टी में क्या हुआ था? रेयांश रात की सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर कोर्ट रूम में मौजूद सारे लोग हैरान थे। अमाया सच बोल रही थी या फिर रेयांश, इसका पता करना अंजलि के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। तभी वो जज साहब के सामने आकर, माय लॉर्ड, मैं मिस्टर रेयांश की मैनेजर जिया को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाज़त चाहती हूँ। वो इजाज़त देते हैं। जिया अपने चश्मे को ठीक करते हुए विटनेस बॉक्स में खड़ी हो जाती है। तभी अंजलि उससे सवाल करते हुए बोली, मिस जिया, आप मिस्टर रेयांश को कितने टाइम से जानते हैं? जी 4 सालों से। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आप पर उनकी गंदी नज़र है? अच्छा ये सब बातें छोड़िए, आप ये बताइए, पार्टी की रात जब आपने मिस अमाया की चीख सुनी तब आप कहाँ थी? मेरा मतलब उस टाइम आप क्या कर रही थी? वो जवाब देते हुए बोली, जज साहब, मैं अपना मोबाइल अमाया मैम से मांगने के लिए उन्हें ढूंढ रही थी। हुआ ये था कि अमाया मैम का मोबाइल खो गया था, इसलिए उन्होंने मुझसे अपना मोबाइल मांगा। उन्होंने जब कॉल लगाया तो उनका मोबाइल उनके पर्स में ही था। वो हड़बड़ी में मेरा मोबाइल लेकर चली गई। इसके आगे की स्टोरी मैं बताती हूँ। हुआ ये कि पार्टी में मिस्टर रेयांश देर से पहुँचे थे। वजह थी मिस अमाया, क्योंकि इन्होंने मिस्टर रेयांश को कॉल्स और मैसेज करके परेशान कर दिया था। इस बात को सुनकर अमाया अपनी जगह से उठते हुए चिल्लाते हुए बोली, ये सच नहीं है, ये झूठ है। मैंने रेयांश को कोई कॉल्स नहीं किए, बल्कि इसने खुद मुझे कॉल करके धमकी दी। जज साहब अमाया की बात को सुनकर बोले, आपको जो कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहें। वो चुपचाप होकर बैठ जाती है। अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास मिस अमाया और मिस्टर रेयांश के कॉल्स डिटेल्स और मैसेज भी हैं। माय लॉर्ड, आप खुद देख लीजिए। पार्टी में आने से पहले मिस अमाया ने पूरे 30 मिस्ड कॉल किए मिस्टर रेयांश को, और मैसेज भी मैं पढ़कर सुनाती हूँ मिलाड। रेयांश, तुम्हें पार्टी में आना होगा। आई लव यू रेयांश, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? और ऐसे बहुत सारे मैसेज हैं जो मिस अमाया ने मिस्टर रेयांश को किए थे। वो जज साहब को सारी कॉल्स डिटेल और मैसेज की डॉक्यूमेंट पेपर देती है। वो उसे देखते हुए अमाया से पूछते हैं, ये सब क्या है? आप कुछ कहेंगे मिस अमाया? वो विटनेस बॉक्स में आकर खड़े होकर रोते हुए बोले, जज साहब, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या है। ये सब इन लोगों की चाल है मुझे फंसाने की। तभी कोर्ट रूम में मिस्टर विक्रम और अंजलि में आर्ग्यूमेंट हो रही थी कि कोर्ट रूम की बेल बजती है। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी जज साहब बोले, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट की कार्रवाई कल सुनाई जाएगी। द कोर्ट इज़ एडजॉर्न्ड। जज साहब उठकर चले जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर रेयांश को लेकर जा रहे थे। वो अंजलि को देखते हुए जा रहा था। तभी विक्रम खांसने का नाटक करते हुए बोला, अंजलि कल मिलते हैं। वो अमाया के साथ चला जाता है। अयान अंजलि से, बेल्डन यार, अब बाहर चलें। मुझे तो लग रहा था कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। वो उसके साथ बाहर आती है। रेयान से मिलने के लिए अयान उसके पास आता है।